तो अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ एनालिसिस में जो थर्ड पार्ट है वो टेक्निकल एनालिसिस का है। और टेक्निकल एनालिसिस में आप लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी गाइस, बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज पे आपने काम किया होगा, बहुत सारे लोगों से बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि टेक्निकल्स के भी कुछ फंडामेंटल्स हैं। आप लोगों को ये बात कुछ नहीं लग रही होगी कि भाई आप क्या कह रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि टेक्निकल्स के भी कुछ फंडामेंटल्स है जिसकी वजह से मार्केट टेक्निकल्स को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो वो क्या है। तो वो सबसे पहले है कि सबसे पहले आपको देखना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल, कि किसी भी स्टॉक का सपोर्ट का लेवल क्या है, रेजिस्टेंस का लेवल क्या है, आपको सबसे पहले वो सीखना है। जब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल सीखना सीख जाओगे ना, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, वो सीखोगे ब्रेकआउट, कि सपोर्ट कब ब्रेक हो रहा है, रेजिस्टेंस कब ब्रेक हो रहा है, उस पर आपको सीखने मिलेगा ब्रेकआउट। और बहुत सारे लोग ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं, बहुत सारे लोग सपोर्ट की स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं। आपको मार्केट में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, जो शॉर्ट सेलिंग वगैरह करते हैं, हम लोग मेजोरिटी ऑफ टाइम हम लोग नहीं करते हैं। मतलब हम लोग को शरिया कंप्लेंट है ही नहीं, वो तो हम उसको करते ही नहीं है। और उसके बाद जब ब्रेकआउट पे एक आदमी मास्टरी हासिल कर लेता है, उसके अंदर वो स्टॉक पे एनालाइज करना शुरू कर देता है कि उसको यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट सस्टेन हो गया, अब वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। देन लोग आते हैं ट्रेंड लाइन पर, कि स्टॉक के अंदर जो ट्रेंड लाइन है वो ट्रेंड लाइन की एनालिसिस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया, हमने सपोर्ट देख लिया, रेजिस्टेंस देख लिया, अब ब्रेकआउट पे आए हैं, ब्रेकआउट के बाद अब आया है ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन के आगे आप देखोगे तो लास्ट में आती है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ आती है। ये सारी चीजें हैं स्टॉक के टेक्निकल्स के फंडामेंटल्स। समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? कि आप टेक्निकल एनालिसिस तो करते हैं, बहुत सारी चीजें टेक्निकल एनालिसिस में आती है, बट टेक्निकल एनालिसिस का जो बेसिक्स है ना, वो ये सारी चीजें हैं जिसकी बेस पर आप बाकी एनालिसिस को और बाकी चीजों को, स्ट्रेटेजीज को उसके अंदर आप इन्वॉल्व करते हो। ठीक है गाइस। तो सबसे पहले है सपोर्ट लेवल, दूसरा है रेजिस्टेंस लेवल, देन हमारे पास है ब्रेकआउट, उसके बाद है हमारे पास ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन के बाद हमारे पास जो है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ गाइस ये वो चीज है जो स्टॉक की स्ट्रेंथ को डिसाइड डिफाइन करता है कि इसके बाद ये स्टॉक किस लेवल पे मूव करेगा, और उसके बाद ये स्टॉक का जो क्या कहते हैं जोन है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्या इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेंगे स्टॉक के ऊपर, रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको वो सारी चीजें शो करेगी। जितने भी लोग अभी आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, आप में से अक्सर लोग ये जानते होंगे कि हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे हमने स्टॉक के ऊपर आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, हमने बहुत सारी एक्स वाई जी जितने भी हम लोग स्टॉक को ढूंढते हैं, देखते हैं, उसके ऊपर हम लोग अलग अलग काम करते हैं। लेकिन लेकिन क्या हम स्टॉक के रिलेटिव स्ट्रेंथ पर फोकस करते हैं कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? क्या हम रिलेटिव स्ट्रेंथ के जरिए स्टॉक में अपने बाइंग डिसीजन को चेंज करते हैं? क्या हम रिलेटिव स्ट्रेंथ और इन चारों पांचों फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स पर हम फोकस करते हैं कि ये कहाँ जा रहा है? तो इन चीजों को आपको सीखना है। अब जैसे मैं आपको जस्ट एक छोटा सा एक ओवरव्यू दिखा दूं निफ्टी के बारे में। जैसे ये निफ्टी है, और इस निफ्टी में आपको एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा दी। सॉरी, ये दिखाने का मकसद है गाइस कि हम लोग ट्रेंड लाइन भी जब ड्रॉ करते हैं तो किस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, और निफ्टी और जितने भी स्टॉक है वो ट्रेंड लाइन को कितना फोकस करते हैं। तो आप देखोगे कि ये ट्रेंड लाइन जो है वो पिछले काफी लेवल्स पे फोकस होते हुए आ रही है यहाँ पर, इस और ये कंटिन्यूएशन में इस चीज को टच करके रिवर्सल, और सेम चीज में आपको इस लेवल पे भी दिखेगी। जैसे अगर मैं इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो भी ड्रॉ था उसको मिटा दूं और आपको एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करा दूं, तो आपको दिखेगा कि ये भी एक ट्रेंड लाइन थी। इस ट्रेंड लाइन को जब निफ्टी ने ब्रेक किया है, और ब्रेक करने के बाद जब मोमेंटम आया है, तो आप देखो कितना शार्प मोमेंटम आया है, और वो मोमेंटम कंटिन्यूएशन में चलता रहा। तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनी और उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक हुआ, ब्रेक के बाद उसी ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट हुआ और फिर मूव आया।
तो इस तरह से आप जब भी किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने की कोशिश करोगे ना गाइस, तो आपको फंडामेंटली उन स्टॉक को देखना होगा, टेक्निकली देखना होगा, उसकी एनालिसिस करनी होगी, और उसके बाद आप आगे बढ़े। तो मैंने निफ्टी का जो चार्ट रखा था वो सारी चीजें बता दी। इसके बाद हम जाएंगे हमारी एनालिसिस पर, और वो क्या है, देखते हैं क्या है। उससे पहले कि हम लोग कहीं और आगे बढ़े, आपको मैं बता दूं, वैसे बहुत सारे लोग मुझे बोलते रहते हैं कि अनिश भाई आपका फेवरेट स्टॉक है तनला, आपका फेवरेट स्टॉक है ये एक्स वाई जी, जो भी चीजें आप लोग मुझे बोलते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सा एक कोट है, किसी बड़े ट्रेडर ने लिखा है, बड़े इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ने लिखा है, बड़े इन्वेस्टर ने लिखा है, नो स्टॉक रिमेन बेस्ट ऑल द टाइम, नो स्टॉक रिमेन्स बेस्ट ऑल द टाइम। मतलब कोई भी स्टॉक जो है वो हमेशा बेस्ट नहीं होता। मार्केट इज डायनामिक, मार्केट जो है वो डायनामिक है, चेंज होते रहता है, गोल गोल घूमते रहता है। एंड यू नीड टू रिव्यू योर पोर्टफोलियो पीरियोडिकली। तो आपको अपने पोर्टफोलियो को हर हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल में रिव्यू करते रहना चाहिए, जस्ट टू अचीव बेटर आउटकम। और अपना जो गोल हमने फर्स्ट स्लाइड में सेट किया है, उस गोल को अचीव करने के लिए हमको हमारे सारे स्टॉक को पीरियोडिकली रिव्यू करना चाहिए। पीरियोडिकली रिव्यू करने का जो रीजन है वो ये है कि गाइस, हम में से बहुत सारे लोग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक पर और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक पर फोकस करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम सोचते हैं कि जो हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है, वो इन्वेस्टमेंट से हम लोग उससे एक्स 5x 3x 4x 6x 10x का हमको एक रिटर्न मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि हमने इसको बाय करके छोड़ दिया और उसके बाद गवर्नमेंट के कुछ गवर्नेंस आ गए, गवर्नेंस के बाद उस पे कुछ कंपनी के अंदर कुछ क्लॉज आ गए, कुछ डाउनफॉल्स आ गए, कुछ ऐसी मैनेजमेंट चेंजेस हो गई, और कुछ ऐसी चेंजेस हो गई जिसकी वजह से वो स्टॉक फंडामेंटली वीक हो गया। हमने तो जब एनालिसिस की थी तो बहुत ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग था। उस टाइम उसका पिट्रोस्की स्कोर जो था वो 9 के अबव था। अब जो हो गया वो क्या हो गया है कि वो डाउन हो गया है। तो वो सारी चीजें जब आप गाइस देखना शुरू करेंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देना असल नहीं है, बल्कि आप जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको पीरियडिकली पीरियोडिकली रिव्यू करना, मतलब मौका ब महल को रिव्यू करते रहना चाहिए। अच्छे स्टॉक जो ग्रोथ वाले हैं, जो आपको ज्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं, उसको ऐड करते रहना चाहिए। जो आपके पोर्टफोलियो में जस्ट आकर उन्होंने खाली एक जगह घेरी हुई है, आपके पैसे को ब्लॉक किया है, आप उसको रिमूव करके दोबारा नए और अच्छे स्टॉक्स को एंटर कर सकते हैं। आई बिलीव आपको ये बातें भी समझ में आ रही होंगी। ठीक है। एंड देन वी हैव द वन एंड ओनली द नल स्ट्रेटेजी। सो गाइस, ये तो नल स्ट्रेटेजी जो हमने बात की है, इसके बारे में जो हमने बहुत ज्यादा ग्रुप में डिस्कशन किया है, आई थिंक आप लोगों में से अक्सर लोग जानते होंगे कि नल स्ट्रेटेजी क्या है, और नल स्ट्रेटेजी में हमने क्या क्या चीजें इन्वॉल्व की है, क्या क्या चीजें आइडेंटिफाई की हैं, और उस पर हम लोग कितना फोकस करने वाले हैं इन सारे लेवल्स पर, और क्या हम उसके अंदर इन्वॉल्व करना चाहते हैं, और हम आपको उसमें क्या सिखाना चाहते हैं। आई थिंक आप सब लोगों को पता होगा, बिकॉज मैं पीरियोडिकली और डे टू डे बेसिस पर ग्रुप के अंदर नल स्ट्रेटेजी के स्क्रीनशॉट्स और नल स्ट्रेटेजी के बेसिस पर आइडेंटिफाई किए गए स्टॉक्स को मैं ग्रुप में शेयर करते रहता हूँ। और मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक, जितने भी लोग अभी ज्वाइन हैं, उनमें से अक्सर लोगों को पता होगा कि नल स्ट्रेटेजी में हम लोग क्या करते हैं। बस यही है कि इस नल स्ट्रेटेजी को अब सीखना है, जिससे हमारे पास पैसों की इस तरह से नल से बारिश होते रहे। तो गाइस, नल स्ट्रेटेजी का मतलब ये पानी की नल नहीं है, बल्कि नल स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि आप उन तमाम स्ट्रेटेजी को भूलकर, जिन स्ट्रेटेजी पे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, बहुत ज्यादा आपको ऐसा हो रहा था कि मैंने इस स्ट्रेटेजी के बेसिस पे काम किया, स्टॉक लिया, फिर भी वो डाउन हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फलाना ढिमाका, वो सारी चीजों को आप भूलकर आप इस नल पे फोकस करें कि ये एक नल और इस नल के बीच में जो डिफरेंस है,
उस डिफरेंस को हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। ये नल कहता है कि सबको नलीफाई कर दो, सबको जीरो कर दो, सबको खत्म कर दो, और ये नल कहता है कि अपने बकेट को भरना शुरू करो। किससे? पैसों से। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें गाइस समझ में आ रही होगी, और अभी तक जितना हमने बात की है वो समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया है तो हम अब आगे चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है थैंक्स वाली। कि जज़ाकुमुल्लाह खैर गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हम लोग ने नल स्ट्रेटेजी का जो रिव्यू था, नल स्ट्रेटेजी जो हमने स्टार्ट करनी थी, वो हमने सारी चीजें आपको दिखाई हैं। अब जो हमारी न्यू जो पूरी जो सीरीज आएगी, ताकि आप जितने भी लोग हैं वो बेसिक्स जिनका क्लियर हो गया है, उसके बाद हम अब जब नल स्ट्रेटेजी पे आएंगे, जब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा नल स्ट्रेटेजी का, वो शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ नल स्ट्रेटेजी पे बात होगी। उसमें कोई बेसिक्स के क्वेश्चन नहीं होंगे, उसमें कोई बेसिक्स की बात नहीं होगी। उसमें जो सारी बातें होंगी वो सिर्फ और सिर्फ नल स्ट्रेटेजी पर होगी। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने गाइस ज्वाइन किया। और ये हमारे कुछ चैनल्स हैं, अगर आप लोग हमें वहां पर फॉलो करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले वहां पर जाकर। और इसके बाद हम अपना क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, तो मैं पहले सबसे पहले अपनी रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ, उसके बाद हम लोग अपना क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं।